दोस्तों आपने सुना होगा कि भारत स्पेस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए पुश कर रहा है, जिसमें कई बार भारत यहां पर देखता है कि भाई जो स्टार्टअप्स हैं स्पेस सेक्टर में उनको पुश किया जाए। उसके अलावा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एंट्री ले सके और भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग के मामले में एक ग्लोबल लीडर बन सके। उसके अलावा यहां पर आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सुना, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, तो यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। लेकिन जब यहाँ पर एंट्री मिलेगी तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, ये एंट्री मिलेगी स्मॉल स्केल के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। और यहाँ पर पिक्चर में आ जाते हैं स्मॉल मॉड्यूलर पावर प्लांट्स। आखिर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी इस पूरी न्यूज़ के अंदर, वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर वीडियो की और देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ज़रूरी है। मेंस 2018 का क्वेश्चन देखेंगे तो कहता है कि भारत को अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को बढ़ाते रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और इससे जुड़े हुए बेनिफिट्स और जो नुकसान है उनको डिस्कस करना है, ठीक है। हमारी एनर्जी नीड बढ़ती जा रही है तो न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। 2020 में प्रीलिम्स में यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर और उनके रेगुलेशन के ऊपर सुपरविजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ये हमारे सिलेबस से कैसे जुड़ा हुआ है, तो जीएस पेपर 3 के अंदर जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है वहाँ पर हमारे इससे जुड़ा हुआ है। साथ में अगर बात करें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंजर्वेशन से भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। अब अगर बात करें यहाँ पर, आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर ये है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल्स के जो पावर प्लांट है इनको हमें स्टडी करना है, देखना है कि क्या फायदे क्या नुकसान है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, एसएमआर क्या है। उसके अलावा व्हाई इज इंडिया पुशिंग फॉर इट, इंडिया क्यों इसको जोर देना चाहता है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को एंट्री कैसे मिल सकती है, क्या रोल हो सकता है, साथ में क्या बेनिफिट्स हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बड़े लार्ज स्केल पावर प्लांट्स के अगर उससे कंपेयर करें तो, ठीक है। चलिए अब यहां पर अगर देखिए, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है, पेपर में कभी भी आपसे पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। कहता है कि यहां पर बताएंगे कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पावर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कौन सा फ्यूल यूज होता है, फ्यूल क्या लगता है उसके अंदर। तो यहां पर आप बता सकते हैं U-235 3 से 5% एनरिच, U-238 या U-235 90 और 35। यहां पर आप इसका आंसर दे सकते हैं, जिसका जवाब वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा। अब अगर आप इस फोटो को देखें तो आपने जैसे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के बारे में सुना होगा जो कि बिजली बनाते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, बड़ा वेस्ट जनरेट करते हैं, बहुत बड़े एरिया में होते हैं। साथ ही में ये यहाँ पर डिजास्टर ना हो जाए इसका बहुत ध्यान रखा जाता है, शहर से काफी दूर खुले एरिया में बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की फोटोज हमें देखने को मिलती है जो लार्ज स्केल पावर प्लांट्स होते हैं और बहुत क्रूशियल होते हैं किसी भी देश के लिए। अब यहां पर अगर आप देखें, ये जो आपको छोटा सा सिलेंडर टाइप की कोई चीज दिख रही है, ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये भी जी हाँ एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और जैसे लार्ज स्केल पावर प्लांट बिजली बनाता है ऐसे ये भी यहां पर बिजली बनाएगा, ठीक है। अब ये जो बिजली बनाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को एक क्लीन एनर्जी माना जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, ये एमिशन नहीं करती, ठीक है, एमिशन नहीं करती। तो भारत क्या कर सकता है, अपने एनर्जी टारगेट्स को कंप्लीट कर सकता है, साथ ही में रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को भी कंप्लीट कर सकता है। और क्योंकि भारत का टारगेट आपको पता है 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, ठीक है, तो पॉल्यूशन को घटाना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है, एमिशन कम करने हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो यहां पर अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, तो लार्ज स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको दिखेंगे 700 मेगावाट से ज्यादा की जो बिजली बनाते हैं। उसके अलावा आपको मिलेंगे माइक्रो रिएक्टर्स जो 10 मेगावाट तक की या उससे कम की बिजली बनाते हैं। उसके बीच में आपको मिलेंगे यहां पर 300 मेगावाट तक के जो रिएक्टर्स हैं, अप टू यानी कि 300 मेगावाट या उससे कम के जो रिएक्टर हैं उसको कहते हैं हम यहां पर मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इनकी यहां पर चर्चा होने वाली है मॉड्यूलर रिएक्टर्स की, और आखिर ये क्या है, कहीं पर क्या दुनिया में लगे हैं या नहीं, सारी बातें देखेंगे। अगर बात करें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, ये 30 मेगावाट से 300 मेगावाट तक की कैपेसिटी के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। और ये जो कन्वेंशनल हमारे पावर प्लांट्स हैं लार्ज स्केल, उनकी कैपेसिटी का लगभग 1/3 होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये भी एक तरह से भारत की अगर बात करें तो एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में अगर देखें तो ज़्यादातर जो हमें बिजनेस देखने को मिलेगा वो स्टेट के हाथ में होता है, यानी कि सरकार वहाँ पर काम करती है।
ऐसे में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अब यहां पर धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। जैसे स्पेस एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, यहां पर स्मॉल सैटेलाइट के मामले में लॉन्चिंग में यहां पर पुश किया जा रहा है कि भारत प्राइवेट सेक्टर की एंट्री दे। उसके अलावा यहां पर न्यूक्लियर जनरेशन भी एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और यहां पर भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री मिल सकती है। लेकिन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर को जब एंट्री मिल रही है तो यहां पर जो साइज है, जो इक्विपमेंट्स का साइज है, उनको घटा के वहां पर एंट्री दी जा रही है। ठीक है, तो यहां पर स्केलिंग डाउन साइज हो रहा है, लेकिन ऑपरेशंस, ओवरऑल ऑपरेशंस और सेक्टर का साइज नहीं घटाया जा रहा। जो खास प्रकार के कुछ इक्विपमेंट्स हैं वहां पर, जैसे कि अगर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, उनके थ्रू जो सैटेलाइट लॉन्च होंगे वो सरकार के ही हाथ में रहेंगे, इसरो के ही हाथ में रहेंगे। लेकिन जो छोटे सैटेलाइट है जो कि 500 केजी तक के हैं, यानी कि 500 किलो तक के सैटेलाइट हैं, उनके लिए एक नया छोटा लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है जो कि है एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके माध्यम से छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। तो इक्विपमेंट्स का यहां पर साइज छोटा करके वहां पर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी जा रही है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर इंडिया क्या करेगा, जो छोटे सैटेलाइट्स, बहुत सारे छोटे सैटेलाइट्स अलग अलग देशों के प्राइवेट कंपनीज के जब भारत में लॉन्च होंगे इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से, तो यहां पर भारत के अंदर सैटेलाइट लॉन्चिंग की इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके अलावा सरकार के ऊपर, इसरो के ऊपर यह प्रेशर नहीं आएगा कि अगर आप छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं अलग अलग देशों, प्राइवेट कंपनीज के, तो यहां पर जब इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे तो यहां पर इसरो के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बाधा नहीं आएगी। और इसीलिए यहां पर प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ये जो छोटे छोटे सैटेलाइट बहुत सारे लॉन्च होंगे उनको देख ले। हो सकता है भारत की साइड से भी आपको देखने को मिले कि भाई सैटेलाइट इंटरनेट का जमाना जब आएगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट के जमाने में जब आप यहां पे स्पेस के अंदर 1000, 10,000, 15,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ इसरो अकेला ये काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा, आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी आप चीजें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें यहां पर एनर्जी रिएक्टर्स की, न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स की, तो यहां पर भी क्या किया जा रहा है, लार्ज स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर सरकार के ही अंडर रहेंगे, सरकार की मोनोपोली रहेगी वहां पर उनको ऑपरेट करना। लेकिन स्मॉल स्केल रिएक्टर में उनको एंट्री देने की प्राइवेट सेक्टर को बात की जा रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है हमें यह जानना कि आखिर ऐसा करना जरूरी क्यों है। अगर बात करें इंडिया के जो एनर्जी नीड है, एनर्जी जो मिक्स है इंडिया का, उसकी कि कितनी एनर्जी कहां से आती है, तो अभी हमारी 60% एनर्जी जो है थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि कोयला और फॉसिल फ्यूल जला के हम निकालते हैं। ये फॉसिल फ्यूल वाली जो एनर्जी है ये एमिशन क्रिएट करती है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है। 2017-16 तक ये जो शेयर है ये 85 के आसपास 80 to 85% था, जो अब घटकर 60% पर आ गया है। यानी कुछ यहाँ पर जो बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि क्योंकि भारत की जो एनर्जी की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जाएगी, तो जो एब्सोल्यूट नंबर में जनरेशन है थर्मल पावर प्लांट्स की साइड से ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हो सकता है ये पावर प्लांट्स बढ़े और एमिशन बढ़े, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। साथ में इंडिया के टारगेट्स अचीव करने वाले पेरिस क्लाइमेट डील वाले, उनमें समस्या आएगी। जो 2070 तक नेट जीरो बनना है वो उतना आसान नहीं रहेगा। तो ऐसे में जरूरत है, अगर इंडिया की एनर्जी डिमांड्स बढ़ती जाए तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट की जगह हमें कोई और ऑप्शन मिल जाए जहां से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। और अगर आप यहां पर अभी देखेंगे न्यूक्लियर पावर का शेयर इंडिया में कितना है, टोटल जितनी एनर्जी है 338 गीगावाट, इसमें से सिर्फ 2% न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू भारत में जनरेट की जाती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है एक रिन्यूएबल सोर्सेज है, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, लेकिन इसके कुछ अपने फायदे नुकसान है वो देखेंगे। अब जरूरत है अगर हम इस पे फोकस करें, अगर इसको बढ़ाएं, तो यहां पर हम थर्मल एनर्जी की जो हमारी नीड्स है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर यहां पर देखें पूरी दुनिया में फ्रांस को अगर आप देखेंगे, फ्रांस की 70% एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है, यूक्रेन की 51% आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी इकोनॉमी के लिए। और भारत में सिर्फ 3% एनर्जी जो है, भारत की टोटल एनर्जी वो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती दिखेगी। और इतना ही नहीं, भारत की जो ये पूरा जो न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है ये लगभग 2001 से और अभी 2020 तक अगर देखें तो स्टैग्नेंट रहा है, और अभी भी लगभग 3.5% के आसपास ही कंट्रीब्यूशन है। तो यानी कि हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी में, वो भी लगातार कांस्टेंट रहा है, स्टैग्नेंट रहा है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई ज्यादा कोई खास। तो इसीलिए अब यहां पर जरूरत है कि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को लेकर आएं और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से स्मॉल स्केल पावर प्लांट्स में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दें और कई सारे डिसेंट्रलाइज्ड स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं, ताकि हम उसके अंदर हमारी टोटल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ा सकें।
ठीक है, और इससे सरकार पर भी बर्डन घटेगा और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की जब इन्वॉल्वमेंट होगी तो यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और ऐसे डिसेंट्रलाइज पावर प्लांट जरूरत के हिसाब से लग सकते हैं। तो इसीलिए G20 में अच्छा मौका है कि भारत पुश कर रहा है अपने आप को एज ए ग्लोबल लीडर इस टेक्नोलॉजी में, ताकि यहाँ पर आने वाले समय में भारत अपने एनर्जी जो डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट कर पाए और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी आगे डेवलप कर पाए और उसको एक्सपोर्ट वगैरह भी कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर भारत अब G20 में पुश कर रहा है। और साथ ही में अगर भारत अपनी एनर्जी नीड्स को, अपने एनर्जी मिक्स को न्यूक्लियर एनर्जी से बढ़ाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनेंस होगा ग्लोबल लेवल का, उसमें जो ग्रीन फाइनेंस है यानी कि क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए जो फाइनेंस मिलता है उसमें हमें सहूलियत होगी। और यहाँ पर अगर देखें तो हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड का एक्सेस मिलेगा, यानी कि फंडिंग भी मिल जाएगी क्योंकि ग्रीन एनर्जी है और इसके लिए सरकार से मिलने वाले पैसे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, फंडिंग भी मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे तो टेक्नोलॉजी और बाकी मैनेजेरियल एक्सपर्टीज भी आएगी, तो यहाँ पर आसान होगा इसको इंट्रोड्यूस करना और इंडिया की एनर्जी डिमांड्स में से कार्बन एमिशन को घटाना। ठीक है, और इसीलिए भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट दी थी, पीएम मोदी ने और जो बाइडेन ने, जब अभी जून 2023 में मिले थे तो उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर भी यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट आई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोलैबोरेशन आने वाले समय में देशों का भारत के साथ में भारत को फंडिंग का एक्सेस भी मिल सकता है। उसके अलावा अगर बात करें, इंडिया को कहा जाता है कि एक एज है स्मॉल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको ऑपरेट करने में। हालांकि इंडिया के जो पावर प्लांट्स हैं ज्यादातर आप देखेंगे लार्ज स्केल कैपेसिटी के हैं, लेकिन स्मॉल पावर प्लांट्स में ऑपरेट करने में भारत को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और भारत को इसमें एज भी है। तो ऐसे में स्मॉल पावर प्लांट्स को भारत ऑपरेट कर सकता है अच्छे से। अगर बात करें पूरी दुनिया में क्या ऐसा कोई पावर प्लांट आपको देखने को मिलता है, तो अगर बात करें यहां पर आपको 35 मेगावाट का अभी 2020 में ही ऑपरेशनल हुआ है रशिया के अंदर एक स्मॉल मॉड्यूलर पावर प्लांट जिसका नाम है अकादमिक लोमोनोसोव, और ये पानी के ऊपर तैरता हुआ एक पावर प्लांट है जो आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ये काफी अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि आप सोचिए कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पानी के ऊपर तैर रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक वो इमेज बनती है जो अभी हमने पहली फोटो में देखा था, लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे तो पानी के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट तैर रहा है, जो कि खुद में एक बड़ी खास बात है। और यहां पर चाइना के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा 2021 में ही ऑपरेशनल हुआ है HTRPM डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, HTRPM जो एक डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कैसे बिजली बनाई जाएगी, और 2021 में ऑपरेशनल हुआ है। उसके अलावा काफी जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि अर्जेंटीना, कनाडा, चाइना और यहाँ पर साउथ कोरिया, US, इनके अंदर भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है इन सब की आपको देखने को मिलेगा चल रही है। उसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए अंदर लगी हुई है, ताकि कैसे करके इस टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव किया जाए और कॉम्पैक्ट बनाया जाए और एफिशिएंट बनाया जाए, और अलग अलग देशों में इसकी कोशिश चल रही है और 70 से ज्यादा कमर्शियल डिजाइन यहां पर तैयार करने की कोशिश चल रही है। और अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो पहले देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो बड़े लार्ज स्केल होते हैं वो किस तरह से यहां पर हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया का 10% कंट्रीब्यूशन ये करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और लगभग 180 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस को रोकते हैं एनवायरमेंट में जाने से। साथ ही में एक 1.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन को रोकते हैं। आप सोच सकते हैं कि 1.5 बिलियन टन कार्बन एमिशन को रोकते हैं, यानी कि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, और साथ में यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर बात करें तो अगर आप एक विंड फार्म बनाते हैं, यानी कि आप अगर विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, पवन चक्कियां लगाते हैं, आप अगर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं तो सोलर प्लांट लगाते हैं। इन दोनों ही केसेस में आपको बहुत सारी जमीन चाहिए होती है। साथ में अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाते हैं, डैम बनाकर बिजली बनाते हैं, तो वहां पर भी आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये हालांकि आपने देखा एक बड़ी जमीन पर बनते हैं, लेकिन फिर भी ये उतनी बड़ी जमीन पर नहीं बनते हैं जितने कि विंड फार्म और सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स तो इकोलॉजी को भी डैमेज करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लैंड एफिशिएंट होते हैं, कम जमीन में बन जाते हैं, साथ में इनको ग्रिड से कनेक्ट करना आसान रहता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब आप बाद में ट्रांसफर जहां से करेंगे पूरे देश में, उस ग्रिड से इसको आपको कनेक्ट करने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जो यहां पे जनरेट होती है 24 घंटे जनरेट होती है, 24/7। यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरह नहीं है कि विंड फार्म की तरह और सोलर एनर्जी की तरह कि आपको मौसम पर डिपेंड रहना पड़ेगा एनर्जी जनरेट करने के लिए, कि हवा जब चलेगी तभी एनर्जी जनरेट होगी, कि धूप जब निकलेगी तभी एनर्जी जनरेट होगी।
अनलाइक अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ये ज्यादा रिलायबल है, वहां पर एनर्जी में फ्लक्चुएशन होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कभी नहीं, मौसम के हिसाब से ये 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो बाकी जो अदर रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनसे भी एक बेटर ऑप्शन हमें यहां पर नजर आता है, क्योंकि अनरिलायबिलिटी इन न्यूक्लियर इन रिन्यूएबल सोर्सेज जब हम देखते हैं तो हमें कई बार ऐसा सोचना पड़ता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज की क्योंकि अनरिलायबिलिटी है, मौसम पर डिपेंडेंस है, तो हमें यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर ले, और फिर जब मौसम में के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना हो रही हो तो स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ पर वो भी समस्या नहीं है, रिलायबिलिटी भी है, इसीलिए ग्रिड से कनेक्ट करना आसान रहता है। साथ में यहाँ पर अगर बात करें जो लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें बस एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या यह है कि उनको बनाने में एक तो बहुत लंबा समय लगता है, 10-10 साल तक न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते रहते हैं, साथ में इतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट है, बहुत ज्यादा भारी भरकम कॉस्ट उसमें आती है, और फिर कभी नेचुरल डिजास्टर वगैरह हो तो यहां पर खतरा रहता है डिजास्टर का और डैमेज होने का। जैसे कि अगर बात करें जापान का, आपने देखा होगा फुकुशिमा का जो डैमेज था वो, उसके बाद रशिया का चेर्नोबिल रिएक्टर्स का, तो इस तरह से खतरा डिजास्टर का भी बना रहता है। लेकिन अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करें तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिस्पेक्ट में। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनको आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर जो प्लांट्स हैं इनको आप ऐसी जगह पर भी इंस्टॉल कर सकते हो जहां पर कभी कोई पहले पुराना थर्मल पावर प्लांट था। आपने देखा कि जैसे जैसे देश रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में देश कई क्या कर रहे हैं, अपने देश में पहले से पैदा होने वाली जो बिजली कोयले से या फॉसिल फ्यूल से पैदा होने वाली बिजली से चलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको डीकमीशन यानी इनको बंद करते जा रहे हैं। और भारत को भी आने वाले समय में ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तो उसकी जगह पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी कि आपको इतनी बड़ी जगह नहीं चाहिए होगी, कि आपको बहुत एरिया नहीं चाहिए होगा कि वहां पर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं लार्ज स्केल का। आप ऐसी इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं जो कि जहां पर पहले बिजली पैदा हो रही थी फॉसिल फ्यूल से, अब वहां पर आप इन स्मॉल रिएक्टर्स को लगा सकते हैं। उसके अलावा इसका डिजाइन काफी सिंपल होता है, ठीक है, कैसे कि भाई आप यहां पर इनको असेंबल कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में बना सकते हैं इक्विपमेंट्स और जाकर उसको मशीन की तरह कहीं असेंबल कर दें। साथ में पैसिव सेफ्टी इसके अंदर मिलती है, यानी कि पैसिव सेफ्टी मतलब अगर इन केस कोई नेचुरल डिजास्टर या ऐसी कोई चीज होती है तो जो अनकंट्रोल्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल एनवायरनमेंट में फैल जाता है वो यहां पर देखने को नहीं मिलता है, उसके चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो एनवायरनमेंट को डैमेज होना इन केस ऑफ डिजास्टर वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है पॉसिबिलिटी। उसके अलावा इसके अंदर आपको कम जो फ्यूल है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, यूरेनियम जो फ्यूल है वो इसमें कम इस्तेमाल होता है। साथ में यहां पर आपको इसकी रिफ्यूलिंग जो है वो काफी कम करनी पड़ती है। अगर आप बात करें लार्ज स्केल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तो उसके अंदर आपको हर 1 से 2 साल में यहां पर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, दोबारा से एनरिच्ड यूरेनियम आपको यहां पर डालना होता है। लेकिन अगर बात करें मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तो यहां पर आपको रिफ्यूलिंग सिर्फ 3 से 7 साल में करनी होती है, यानी कि आपको 3 से 7 साल निश्चिंत रहना है और वो अपना काम एक रिएक्टर करता रहेगा और आपको एनर्जी देता रहेगा। तो डिसेंट्रलाइज एनर्जी मिलती रहेगी, भाई एक मॉड्यूलर रिएक्टर आसपास के कुछ एरिया में एनर्जी देता रहेगा, ऐसे कहीं आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर सस्ते में लग जाता है, असेंबल हो जाता है साइट में, उतना महंगा नहीं पड़ता जितना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बड़े लार्ज स्केल के पड़ते हैं, और ऐसे में इनको लगाने में टाइम भी उससे कम लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने सारी बातें जानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में, कैसे इसकी जरूरत है फ्यूचर में और प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में, जहां पर 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हम बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं, और साथ में कोड लगाएंगे SMK लाइव अगर अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स आपको खरीदना है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई अनअकैडमी की प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आप चाहें तो यहां पर इसको ले सकते हैं, कोड वही रहेगा SMK लाइव। और साथ में यहां पर आपको फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट दोनों मिलते हैं प्री और मेंस के, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। सीसेट जो सबसे बड़ी समस्या है वो भी मिलती है, और एसए जो कि आपको एज दिलाता है वो भी यहां पर आपको मिलता है। उसके अलावा आप कॉम्बैट टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहां पर 10 सितंबर यानी कल, और 60 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 90% तक स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आरंभ बैच 2024 का चालू हो चुका है, जो कि आपको जीरो से तैयारी करवाता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, ठीक है, कंप्लीट जीएस एंड सीसेट है, कोड वही रहेगा SMK लाइव, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएमआई पर भी कोर्सेज ले सकते हैं, और पुणे के अंदर ऑफलाइन सेंटर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और लाइव एसएम के लाइव कोड आपको लगाना होगा। साथ ही में जाते जाते इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे कि भाई फ्यूल जो है, कौन सा फ्यूल न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल जो है वो है यूरेनियम 235, जो कि 3 से 5% तक एनरिच्ड होता है। यानी कि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये आइसोटोप है यूरेनियम के, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे टोटल, अगर मान लीजिए ये सारा क्या है, ये यूरेनियम 238 है, तो इसमें यूरेनियम 235 कितना होना चाहिए, 3 से 5%। इतना अगर आपके पास फ्यूल है इस तरह के, इतना एनरिच्ड फ्यूल है, यानी कि आपके पास यूरेनियम है और उसमें 235 की मात्रा इतनी है, तो आप इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? यूरेनियम की आप रॉड्स बनाते हैं और फिर आप इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में इंसर्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। और जाते जाते यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि 2016 का है, और ये भी यहाँ पर इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी पर आधारित है। इसको अटेम्प्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।